IMF वाली खबर खतरनाक है। उन्होंने हम सर्टन लोन्स के रोल ओवर की बात की थी। हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आर्मी चीफ जाती तौर से इन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे। फॉर्चुनेटली हमें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं ना, अब घर के बर्तन बेचने की जो है ना, अब नौबत आ गई है। हम डिजिटल पाकिस्तान के ऐड चल रहे हैं इन टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क। महंगा तरीन वो दुनिया की होर्डिंग है, बिलबोर्ड है, वहां पे चल रहा है। यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यार? BYD का पिछले साल तक इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान था। उनके साथ एक जॉइंट वेंचर उनको करना था, बस वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ BYD इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, दे सेड वी आर नॉट डूइंग इट। ये पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं और आज की पॉडकास्ट के बहुत ही खास मेहमान हमारे प्यारे अदील अजहर भाई। आज भी आदिल भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और आज भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर और इकॉनमी के कुछ अहम मामला हैं, उनके ऊपर बात होगी। तो अदील भाई, सबसे पहले स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि अदील भाई, मार्केट हमारी 82,000 टच की तकरीबन, उसके बाद जो है वापस ऐसा लग रहा है कि रिवर्स गिर है, 78 के आसपास घूम रही है। तो अदील भाई, क्या समझे हम कि बस वो जो हमने हरियाली देखी थी वो अब खत्म हो चुकी है या आगे भी चांस है कुछ? फैसल, मैं आपसे उल्टा एक सवाल पूछता हूँ। आज से 1 साल पहले कोई आपको ये बोलता कि मार्केट 78,000 पे बैठी हुई है, आपका क्या रिस्पॉन्स आता है इसमें? पागल वागल हो गया? आप कहेंगे पागल हो गया, क्या हो गया भाई मार्केट, ये तो अभी उस वक्त तो 40-45 ऐसी बातें हो रही थी, 25 की बातें हो रही थी मार्केट में। देखें भाई, मार्केट की रैली चल रही है या मार्केट की रैली खत्म हो गई है, ये पूरा का पूरा डिपेंड ये करता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन 1 महीने का, तो हाँ भाई रैली खत्म हो गई है। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से मार्केट आप देख रहे हैं रेंज बाउंड चल रही है, वो 82,000 पहुंचने के बाद उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। हाउएवर, अब अगर इस टाइम होराइजन को आप 1 साल कर दें, तो आप कहेंगे यार व्हाट एन अमेजिंग रैली। वो जो चार्ट्स हमारे टेक्निकल एनालिस्ट दिखा रहे होते हैं, उसमें एक हल्का सा एक जो है ना, एक फ्लैटनेस आ गई है। अदरवाइज तो ये एक बड़ी रॉकेट वाली एक ग्रोथ है जो हमने देखी है। इसको आप 3 साल पे ले जाएं, आप इसको जिस टर्म पे ले जाएं, मैं ये समझता हूं कि मार्केट, ज़ाहिर है उसने इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है, उस ग्रोथ की वजूहत पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि बिकॉज देखिए, हर एनालिस्ट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, और मैं ये समझता हूं कि मैं भी जो यहाँ पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इट इज़ बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। मैं ये समझता हूं कि मार्केट हैज़ जस्ट गॉट स्टार्टेड हेयर। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत रूम है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि जी मार्केट साल के एंड में 1 लाख हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि यार हो सकता है हो जाए, वी डोंट नो अबाउट इट, लेकिन मैं बोलूंगा कि यार रुको यार, अभी नहीं। कोई मुझसे बोले आदिल भाई क्या आपको 3 साल में मार्केट 1 लाख टच करती हुई नजर आ रही है, शायद मैं ये बोलूंगा मार्केट उससे बहुत पहले 1 लाख टच कर सकती है, बिकॉज पाकिस्तान के पास रूम बहुत है ग्रो करने का। फैसल, ये रूम कहाँ से आता है? ये रूम आता है, 2 चीजें मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये आता है कि हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशो है हमारी स्टॉक मार्केट का, वो अभी भी बहुत लो है। यानी इतनी ग्रोथ करने के बाद हमारे जो रीजनल पीयर्स हैं उनसे भी हम आधे पी रेशो पे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स जो लोग टेक्निकली इन टर्मिनोलॉजीज को समझते नहीं हैं, उनको हम बताते ये चलें दैट प्राइस अर्निंग रेशो से मुराद ये होती है कि जी एक कंपनी की अर्निंग की बुनियाद पर आपकी मार्केट शेयर की वैल्यू क्या लगा रही है। ठीक है जी, शेयर की वैल्यू तो वही होती है जो बायर और सेलर अग्री करता है कि यार मैं इस पे बेचने को तैयार हूं, मैं इस पे खरीदने को तैयार हूं। सो कंपनी की अर्निंग्स कहाँ है और उसकी प्राइस कहाँ पे? पाकिस्तान अभी भी बहुत नीचे है। इंडिया से तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट बहुत ओवरबॉट है इस वक्त और बड़ी बबल सिचुएशन पे डील कर रही है। लेकिन अगर अपनी रीजनल मार्केट से भी कंपेयर करें, पाकिस्तान एक्चुअली बहुत नीचे है, हमारे पास बहुत ग्रोथ है। दूसरा जो मुझे फैसल इस वक्त एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है ना ग्रोथ की, वो नए इन्वेस्टर्स का मार्केट में आना है, स्पेशली आपके मिलेनियल्स एंड जेनजी। इनका जो ये बड़े करेजियस किस्म की जनरेशन है जो कि मार्केट में, वैसे जेंसी तो जो है वो क्रिप्टो की तरफ हमने देखा था, मगर अब ये अच्छा वो नजर आ रहा है कि स्टॉक में आ रही है। स्टॉक में आ रही है। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इनके साथ डील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ समझने लगे कि यार वो अपने पिछली जनरेशन जो हमारी तरह जेन एक्स हो गई या जेन वाई हो गई, उनकी तरह कि जी बस बैंक में पैसे डाल दो और ये पैसे मिलते रहेंगे और कोई कारोबार कर लो या प्लॉट ले लो। मेरे ख्याल से इन बच्चों में ना इस्तराबियत है और बेचैनियत है। मैं ये 2 फैक्टर्स देखता हूँ कि पाकिस्तान में 3.5-4 लाख तो टोटल इन्वेस्टर बेस है, आपको पता है। आप अगर अपने अराउंड देखें इंडिया वगैरह और बाकी ममालिक में करोड़ों की, इवन बांग्लादेश हैज गॉट बेटर पेनिट्रेशन इन देयर स्टॉक मार्केट कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ये 2 फैक्टर्स मुझे लगते हैं जिसकी वजह से मैं इस मार्केट को इन द मीडियम एंड लॉन्ग रन देख रहा हूँ। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट फर्दर
IMF की खबर हम बात करेंगे ज़ाहिर है उसके हवाले से। इस वक्त एक डिप्रेशन मार्केट में क्रिएट हुआ है उसका। सो अगर आप मुझसे कहते हैं जी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट, यार मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ उसके हवाले से। मैं लोगों को अर्ज भी करता हूँ, वो तमाम लोग जो मुझसे कंसल्टेंट्स जो मुझे इस काबिल समझते हैं और मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें कुछ गाइड करें मार्केट के हवाले से, सो मैं उनको बिल्कुल ये बोलता हूँ अभी भी मार्केट में हमारे पास 25-30 बड़ी ज़बरदस्त कंपनियां हैं। दे ऑपरेट इन एवरग्रीन इंडस्ट्रीज। ये दीज कंपनीज आर वेरी वेल मैनेज्ड। गो इन्वेस्ट देयर, अपने पैसे की वैल्यू को गिरने ना दें। सो यस, मीडियम टू लॉन्ग रन मेरे ख्याल से पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो आदिल भाई वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो 40 से लेकर 82 तक गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई, ठीक है, मगर देखें कि हमारे फंडामेंटल्स तो इतने ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं हुए ना, हमारी इकोनॉमी की भी कोई खास सिचुएशन नहीं है, हमारी सियासी सूरत हाल भी आपके सामने, तो लोग इस वजह से भी डर रहे हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे कि क्यों इतनी 3 साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती हुई? मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मार्केट को 25 साल के होराइजन पे देख लें। 25 साल के होराइजन यानी सदी के आगाज पे चले जाएं। यही रोने धोने थे यार 99 में जब मुशर्रफ साहब आए थे, नवाज शरीफ गए थे, जी डिफॉल्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट। हमारी तो पूरी जिंदगी गुजर गई इसमें यार, ये डिफॉल्ट होने वाले हैं। मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब गए थे, जरदारी साहब जब आए थे, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान 2008 एक आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ था। अरे मार्केट में फ्लोर लग गया था, अगर आपको याद हो, हम भी उसके नुकसान उठाने वाले लोगों में से थे। यकीन जाने माई इन्वेस्टमेंट फेल टू 15%, यानी अगर मैंने 100 रुपए लगाए थे तो मैं 15 रुपए पे रह गया था। वो टाइम भी हमने 2008 में जब मार्केट का वो फ्लोर खुला था, हमने वो हालात भी देखे हैं यार। जब जरदारी साहब गए, नवाज शरीफ साहब जब गए, फिर दोबारा डिफॉल्ट होने वाला था। इमरान खान कहते हैं मैंने बचा लिया। फिर इमरान खान जब गए, फिर डिफॉल्ट होने वाला था। वो कहते हैं जी हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। यार हम तो रहे ही नहीं हालात में हैं भाई। उसके बावजूद पिछले 25 साल या 20 साल की आप मार्केट की परफॉर्मेंस निकाल के देख लीजिए। रियल स्टेट जैसा हम पाकिस्तानियों का ऑब्सेशन वाला सेक्टर जो है वो भी हार जाता है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। ये प्रॉफिट मैगजीन ने, आई थिंक बड़ा अच्छा मैगजीन है, मैं बड़ा पसंद भी करता हूँ उसको, अच्छे कभी कभार आर्टिकल्स आते हैं। उन्होंने अभी एक कंपैरिजन किया एसेट क्लास का ओवर 25 ईयर्स, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था कि प्लॉट्स ने या रियल स्टेट ने अच्छा काम किया होगा, अच्छा काम किया है। द वेल्थ गॉट मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स और 6 टाइम्स 25 साल के होराइजन में। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, और वो KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं बाय द वे, अगर आप इसमें सेलेक्टिव शेयर, जैसे मैं अपना जो मेरा अपना पोर्टफोलियो है, मैं अपने यूट्यूब शो में उसका कंपैरिजन करता रहता हूँ विद एक मशहूर म्यूचुअल फंड से, उनका इक्विटी फंड से, और KSE 100 इंडेक्स से। मैं उनको हैंड्स डाउन बीट करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। सो अगर आप अपना वो पोर्टफोलियो काश में 2001 से मेंटेन कर, खैर उसमें से बहुत सारी कंपनियां IPO भी नहीं हुए थे उस वक्त, लेकिन मेंटेन कर रहा होता, ये वेल्थ 10, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स जो है वो ग्रो हो चुकी होती। सो प्लीज लुक एट ये जो इस वक्त खबरें चल रही हैं यार, ये चली जाएंगी। इकोनॉमी, IMF आ जाएगा इवेंचुअली, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे हमारे, जो भी है, ये बहुत शॉर्ट टर्म खबरें हैं। आप जब कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं एक मिडिल क्लास की हैसियत से, एक मिडिल एज मेरे जैसे बंदे की हैसियत से, जिसका बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जस्ट बी वेरी वेरी सेंसिबल अबाउट द कंपनीज दैट यू चूज, हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द मार्केट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट पे ना करे आपको। अच्छा आदिल भाई, अभी आपने कहा कि 20-25 अच्छी कंपनियां हैं जो आपको नजर आती हैं, आप मुझे कुछ सेक्टर्स बताएं। हम व्यूअर्स को बता दें कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे आप बिल्कुल करें, मगर हम ऐसी डिस्कशन के लिए जो आपको लगता है कि इस वक्त अच्छी लग रही हैं, हो तो कुछ भी सकता है, तो बताएं ना, कुछ सेक्टर्स बताएं, कुछ कंपनीज बताएं जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, और लॉन्ग टर्म भी बता दें कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, कि हफ्ता 10 दिन नहीं होता भाई। नहीं, बिल्कुल हफ्ता 10 दिन नहीं होता ये, और बल्कि मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ हर एक को, खुदा के लिए हफ्ता 10 दिन वाली कंपनियों में पड़ा भी मत करो यार। हम सब ने हाथ जला के सीखा है, हम भी इन चक्करों में, ये टारगेट प्राइस है, ये शेयर उठा लें, फलाना उठा लें। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ। अब से कोई 2 हफ्ते पहले मेरे पास मेरे ब्रोकरेज हाउस से एक दोस्त का फोन आया। ही सेड अदिल भाई, ये वाला शेयर आप पूरी दुनिया को तबलीग कर रहे हैं, बेचते हैं, अभी बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, इसमें 2-3 दिन की कहानी है। अच्छा, मैं भी ढीठ बन के मैंने कहा नहीं बेचता है यार, फिर आ जाएगी ऊपर प्राइस, ऊपर कौन बेचे शेयर एंड ऑल। वो शेयर उस वक्त से लेकर अब तक उसमें कोई 5 से 6% इंक्रीज हो चुका है। ठीक है जी, अब हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है बाइंग का इरादा कैंसिल हो गया, डिविडेंड भी बहुत अच्छा अनाउंस कर दिया उस कंपनी ने अभी रिसेंटली। तो आई जस्ट कीप माई ears क्लोज टू ऑल दीज नॉइज दैट इज देयर इन द मार्केट।
आपने जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम एक महीना, जनरली जो एक बात की जाती है वो ये है कि विद इन अ ईयर इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड, 1 to 3 ईयर इज मीडियम टर्म एंड 3 to 5 एंड बियॉन्ड इज लॉन्ग टर्म। ये आप इसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, हर किसी की अपनी एक डेफिनेशन होती है। आपने जो बात की कि कौन सी ऐसी है सेक्टर्स, देखिए हमें पाकिस्तान की मईशत को देखना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी का फंडामेंटल्स क्या है। हम अगर कोई एस्टोनिया टाइप कंट्री होता है, सॉरी, डिजिटल इकोनॉमी एंड ऑल, वहां पे आई वुड हैव बीन वेरी बुलिश अबाउट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज एंड ऑल। पाकिस्तान जरा पीछे अभी थोड़ा सा, एग्रीकल्चर बेस्ड है, हम एक एग्री इकोनॉमी है, अभी भी एग्रीकल्चर 21% हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। 40% लेबर फोर्स पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ है, और 40% जब लेबर फोर्स एग्रीकल्चर के साथ होती है, इसका मतलब है कि 40% वोटर्स भी वहीं बैठे हुए हैं। ये वो ऐसा तबका है कि जिसको आप जनरली नाराज नहीं करना चाहते। और जाहिर है हमें एक और बात भी पता है कि पाकिस्तान तो चलाने वाले ही एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वही लोग तो चला रहे हैं। सो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर जिसमें टॉप आता है, मैं हमेशा फर्टिलाइजर के बारे में बड़ा बुलिश रहता हूँ। आपने अभी रिजल्ट्स भी देखे, कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज के बड़े जबरदस्त आए। एफएफसी ने बड़ा कमाल रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने डिविडेंड के किंग बन गए इस साल, तो वो आके एग्रो फर्टिलाइजर अगेन इज अ वेरी गुड कंपनी। एंड आई रिपीट वंस अगेन, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, आप अपनी वर्किंग कीजिए, अपनी वर्किंग की बुनियाद पे आप लोग कंपनी को समझिए, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। एंग्रो ने इस बार कितना अरसा उनका प्लान बंद रहा, क्योंकि उनकी कोई बहुत ही $multi million एक पता नहीं कितने महीनों की उनकी वो चल रही थी, मेंटेनेंस चल रही थी, उसके बावजूद द रिजल्ट हैज बीन प्रीटी गुड, इट हैज बीन अ डिसेंट रिजल्ट। अब आगे क्वार्टर में वो, अब मैं उनकी इन्वेस्टमेंट ब्रीफिंग सुन रहा था, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी विल कैच अप ऑन दीज नंबर्स एंड ऑल। सो ये एक तो ये वाला सेक्टर मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है। दूसरा क्या है, बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। इस वक्त हम एक लो बिजनेस साइकिल में जा रहे हैं, बट क्या हमेशा ये वक्त रहेगा, मुझसे पूछे, नहीं, हम इवेंचुअली इससे निकलेंगे। जब भी एक कंट्री एक पुअर बिजनेस साइकिल से अच्छी बिजनेस साइकिल पे आती है, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छे बिजनेस साइकिल में आते ही जब आप बूम में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है। स्टील चाहिए होता है आपको। आप देखिए इस वक्त स्टील कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं। सीमेंट, इवन दो वन पर्टिकुलर कंपनी मेरे जहन में है, उसका शेयर बड़ा अच्छा जा रहा है आजकल। ग्लास में आपको पता है 2-3 बड़ी कंपनियां ऑपरेट करती हैं, लेकिन इस वक्त हम क्योंकि एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, तो आई वोंट बी वेरी बुलिश अबाउट दीज। लेकिन अगर आपका 3 to 5 ईयर होराइजन है, बाय दीज कंपनीज, इकोनॉमी विल इवेंचुअली बाउंस बैक, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बैंकिंग का शेयर, अगेन पाकिस्तान एज अ कंट्री किसी भी बैंक के लिए हेवन है। लाइक आदिल भाई, बैंकिंग के तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो फिर बैंकिंग क्यों रेकमेंड असल कर रहे हैं चीज आप? स्प्रेड होती है ना, असल चीज तो स्प्रेड होती है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, ओके। वो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो वो कौन सा अपने डिपॉजिटर को बड़ा कि नहीं जी हमने आपको 10% बोला था, वो डिपॉजिटर पे रेट भी अपना अगर 7% पे कर देगा उनका। अगर आप स्प्रेड देखें, बैंकिंग अगेन इज अ वेरी एवरग्रीन शेयर, अच्छे जा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ बैंक्स के तो डिविडेंड इतने जबरदस्त पिछले 2-3 साल में रहे कि they've been quite extraordinary. So बैंकिंग, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है बैंकिंग आने वाले 3 सालों में जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम होने शुरू हो गए हैं, और अभी हम बैठे हुए अगस्त के अख्तिताम पे ये अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, 3 दिन बाद जो है वो अगस्त का इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। इस बार एक्सपेक्टेशन ये है दैट सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ सकता है। सितंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें उम्मीद ये है कि हम एक ड्रास्टिक रिडक्शन देख सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर 3 से 4% में कमी हो सकती है। However, अगेन इन द मीडियम टू लॉन्ग रन, क्या बैंक्स नुकसान में चले जाएंगे पाकिस्तान के? विल दे स्टार्ट मेकिंग लॉसेस? नॉट एट ऑल, दे विल रिमेन प्रॉफिटेबल, वो आपको डिविडेंड देते रहेंगे। सो ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। अभी आप इसमें सोच रहे होंगे ऑटोमोबाइल का मैंने जिक्र क्यों नहीं किया। ऑटोमोबाइल के बारे में मैं जरा मोहतात हूं, इवन 2 साल हो चुके हैं, बहुत मुश्किल टाइम ऑटोमोबाइल ने देखा है, उसके बावजूद कुछ ऑटोमोबाइल के शेयर्स हैं वो मैं सवाल करूंगा आपसे। बिल्कुल जो कि बिल्कुल क्रेजी हो गए। लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल अगेन बिजनेस साइकिल से, जिस तरह सीमेंट की मैंने बात की, बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड ये प्रोडक्ट है। इसलिए बिजनेस साइकिल अगर ऊपर जाती है तो जरूर जाइए इसमें। लेकिन ये जो 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर बताया मैंने आपको, बैंकिंग बताया, आई मीन दे आर सच गुड सेक्टर्स। दुनिया की मार्केट्स को देखते हैं कि टेक सेक्टर जो है वो लीड करता हुआ नजर आता है। यहाँ आपने किसी कंपनी के टेक सेक्टर का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, देखिए टेक सेक्टर पाकिस्तान में क्यों, क्या हम पाकिस्तान में टेक कंपनीज, एक तो ये कि बहुत ही एक
फंडामेंटल लेवल किस्म का काम, हम कोई हाईटेक कंपनियां तो नहीं है, लाइक कोई बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही हो, एआई पे कोई काम हो रहा हो, कर रहा होगा, आई नो सिस्टम्स, हमें पता है, हम जब बात करते हैं, इससे पहले एक जमाने में नेटसोल का बड़ी बात होती थी जी, सिस्टम इज डूइंग अ गुड जॉब, यस वी नो। अगर आप मुझसे पूछें लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा शेयर है, जाहिर है सिस्टम्स की अगर आप बात करें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, दे हैव डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ रियली वेल, इनके क्लाइंट्स की बहुत बड़ी तादाद जाहिर है, क्योंकि ज़्यादा इनके बैरून मुल्क ही क्लाइंट हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान में बैंकिंग में इनके क्लाइंट हैं, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है टेमेनोस के नाम से, जिसके ये ऑथोराइज यहाँ पे, मैं भी बैंकिंग में जब था तो टेमेनोस हैज बिकम अ स्टैंडर्ड, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसकी सारी सर्विसेज यहाँ पे सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। सो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि टेक का पाकिस्तान में इतना ज्यादा ऐसी कोई बड़ी कंपनियां हैं नहीं, अगर कोई वाकई टेक में देखता है तो ये 2-3 कंपनियां ही आपको नजर आती हैं, जाहिर है आपको पता है, तो मगर अदिल भाई हमने देखा कोरोना के दिनों में, हमने देखा टीआरजी की एग्जांपल है, हमारा सिस्टम भी उन्हीं दिनों एवीएन जो है, तो उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक क्यों गई, रीजन क्या है इसका? ग्रोथ उन्होंने बहुत किया। बिल्कुल ऐसी है, देखें टीआरजी की तो अपनी जिसे कहते हैं, टीआरजी की अपने देयर वर सम मैनेजमेंट इश्यूज, आपको पता है एक बड़ा मशहूर स्कैंडल भी सामने आया था उन कंपनी के सीईओ का। एंड टीआरजी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपनी, अगर कोई सीधा सीधा टीआरजी का बिजनेस मॉडल आपसे पूछे तो सारे एनालिस्ट भी मुझे आए बाएं शाएं करते हुए नजर आते हैं। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी जानने की कि यार व्हाट इज द कोर बिजनेस, आई नो सिस्टम्स का कोर बिजनेस क्या है, वेंसियन के मेन क्लाइंट्स कौन से हैं। टीआरजी हमेशा से एक जाहिर है, मेरे ख्याल से हमारी स्टॉक मार्केट के अजीम तरीन मैनिपुलेशंस जो गेम हुई थी वो टीआरजी में हुई थी, और बहुत सारे लोगों ने, आई हैव टू से आई वाज अमंग दोज हु लॉस्ट देयर मनी इन द टीआरजी बेट, वो जो आपने कोविड की बात की थी, व्हाई दे कुड नॉट कैरी ऑन। मुझे लगता है कि शायद हमारी देखिए पिछले 2 साल से पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी हद तक वो नेगेटिव गई हैं। पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे आपने देखा था कि जी आपकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो काफी बढ़नी शुरू हो गई थी। अब इस पे भी एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि क्या वाकई आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी या एक्सपोर्टर ने अपना पैसा पाकिस्तान में लाना शुरू कर दिया था, ये भी एक बड़ा सवाल डिस्कशन है, एक बड़ा सवाल है ये। फिर क्या हो गया कि अचानक वो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि उनको लगा ये कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यार एक जमाने में खबरें आ रही थी कि फिर फॉरेन एक्सचेंज वो डिपॉजिट्स को फिर जो है वो फ्रीज कर देंगे और क्या कर दिया जाएगा, तो घबराहट की वजह से उन्होंने पैसा भी लाना यहाँ पे जो है वो बंद कर दिया था। अब शायद एक बार फिर से पैसा उनका आना शुरू हो गया, तो हमें लग रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई हैं। सो आई थिंक देयर आर सो मच कंफ्यूजन ऑन द पॉलिसीज। मैं इन कंपनी से कुछ सीईओ को मैं एक दोस्त तो खुद इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड की हैं। मुझे ये लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज टोटली ऑब्लिवियस, गवर्नमेंट जो है ना उनको उनकी कोई नीड्स का कोई इतना ख्याल ही नहीं है, कोई ना पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है। सो वो बाहरी बाहर पाकिस्तान की बहुत सारे आईटी स्टार्टअप्स एंड ऑल अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर करा चुके हैं, दुबई में रजिस्टर करा चुके हैं, वहीं अब वो लोग बैठते हैं, वहीं उनके पैसे आ रहे होते हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं बिकॉज इंजीनियर सस्ता मिल जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि याद रहे अगेन जस्ट टू सम इट अप, ये फर्टिलाइजर सेक्टर नहीं है, ये ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कोर इकोनॉमी है उसमें कोई रोल प्ले करता हो, इस वजह से आपको नजर आता है कि इसको जनरली इग्नोर ही किया जाता है। एक चीज मिस कर दी आपने, मौजूदा इंटरनेट की सिचुएशन। देखिए अब सीरियसली स्पीकिंग, लाइक हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज यार, लाइक क्या दुनिया को आप बताएंगे यार कि जी वो शार्क मछली आके यहाँ की कनेक्टिविटी खा के, अभी पीटीए के जो है वो हुजूर वाला कहते हैं कि जी अक्टूबर के एंड में जाके जो है ना वो आपकी कनेक्टिविटी बहाल होगी। बाय द वे इस पे भी एक मैं कल आर्टिकल पढ़ा था, एक अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट का ये कहना है कि नो दैट्स नॉट द थिंग। पाकिस्तान की जो लाइन कटी थी वो तो 17 जून को आखिरी बार रिपोर्ट हुई थी। अच्छा हम समझते यही है कि यार हम जो भी बोल देंगे पाकिस्तानी तो आपको पता है बिलीव कर लेते हैं, बट एक इतने बड़े मुल्क की फाइबर कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होती है अगस्त के महीने में आके, और उसमें दुनिया में कोई शोर ना मचे, ये पॉसिबल ही नहीं है बात, तो समझना उनको ये चाहिए। तो अब ये वो एक अलग डिस्कशन है, इस पर अलग एक पॉडकास्ट हो सकती है, लेकिन व्हाट अ रॉन्ग सिग्नल दिस इज गिविंग टू द वर्ल्ड यार। आई मीन कि आप पाकिस्तान कहते हैं जी आईटी एक्सपोर्ट, हम डिजिटल पाकिस्तान के ऐड चल रहे हैं इन टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, महंगा तरीन वो दुनिया की होर्डिंग है, बिल बोर्ड है, वहां पे चल रहा है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यार?
अच्छा दिल भाई, कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर भी हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। बहुत सी कंपनियों के बारे में सुना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रही हैं, जैसे साज़गार के बारे में हमने सुना, फिर दीवान फारूक मोटर के बारे में सुना, और BYD तो आजकल हॉट केक चल रहा है। तो आदिल भाई ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पाकिस्तान में क्या सीन है, और ये BYD जो करने जा रहा है ये क्या करने जा रहा है? ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा या ये भी असेंबलर ही होगा? देखिए ये जो न्यू फ्यूल व्हीकल्स जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से इनकी तरफ जो है ना वो मूव हुई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया के, क्योंकि बाकी मुल्क भी इसकी तरफ मूव हुए हैं, तो पाकिस्तान में भी इवेंचुअली ऐसा ही होगा सिलसिला। वैसे एक बात समझने की, और वो ये है कि पाकिस्तान में इन गाड़ियों का यूज केस बड़ा जबरदस्त है, और वो ये है कि हमारे पास बहुत ही एक्सेस हम जनरेशन कैपेसिटी लेके बैठे हुए हैं, इतनी एक्सेस लेके बैठे हुए हैं कि हम, आपको पता है जो इस वक्त बिल्कुल सही। मसला चल रहा है कैपेसिटी पेमेंट है ही पेमेंट वाला, हाँ। हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बिकॉज डिमांड ही नहीं है। तो बिजली की डिमांड बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को तो बड़ी मेहनत करनी चाहिए थी ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर, हमें लीड करना चाहिए था इस रीजन को। बल्कि लेट्स गिव इट टू द प्रीवियस गवर्नमेंट एज वेल। इमरान खान के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल पॉलिसी आई थी, फवाद चौधरी उस वक्त मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, वो कोई इतनी बुरी पॉलिसी थी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हुआ बिकॉज उसके थोड़े अरसे बाद ही हुकूमत 2021 की मेरे ख्याल से पॉलिसी थी, फिर 2022 में आपको पता है वो तो शुरू में ही फारिग हो गए थे, सो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। फिर तो आपको पता है कि जो बाद में गवर्नमेंट आई वो तो सर्वाइवल मोड पे ही चलते रहे, तो कौन ईवी गाड़ियां लाएगा, क्या होगा सिलसिला। बट इट्स अ कंट्री ऑफ टू मैनी 250 मिलियन, हम बार बार एक क्लीशेड ये बात बोलते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि यार कोई 50-60 लाख लोग हैं जो कि गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई 2-3 लाख लोग होंगे जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं, हमने यही देखा है कि हमें जनरली बहुत हाई एंड पे नजर आई हैं। ऑडी ई-ट्रॉन नजर आ रही हैं, BMW की गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, इंपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे ये हैं, सारी इंपोर्टेड कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ अभी तक किसी ने नेचुरली शुरू ही नहीं की है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि MG ने इस साल के आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की जो वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, अभी तक नजर मुझे इतनी आई नहीं है वो। फिर उसके बाद जब अभी BYD की बात चल रही है, तो मास्टर मोटर ने जो दीपाल नाम की जो उनकी सीरीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च की है। हमें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें इंडस मोटर्स या टोयोटा इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज टोयोटा जापान एज अ पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बुलिश नहीं है। दे आर इनटू द गेम ऑफ हाइब्रिड, वो हाइब्रिड में गेम खेल रहे हैं वो, और दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में इस वक्त टोयोटा इज लीडिंग द वर्ल्ड राइट नाउ। सो कम टू द सिचुएशन इन पाकिस्तान। सो हमें अभी तक जो गाड़ियां यहाँ पे नजर आ रही हैं वो बड़ी हाई एंड नजर आ रही हैं। इवन जो BYD आई है, BYD भी जो अपनी पाकिस्तान में गाड़ियां लेकर आ रही है, ये 3 गाड़ियां वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें एक फुल इलेक्ट्रिक है, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड है, और उसमें एक हाइब्रिड है। आदिल भाई थोड़ा सा व्यूवर्स को ये बताएं कि ये होगा क्या, मतलब यहाँ पर प्लांट लगेंगे या ये भी दूसरी कंपनियों की तरह असेंबल होंगी, सिर्फ होगा क्या? देखिए, दुनिया भर में हर जगह गाड़ियां असेंबल ही होती हैं, ये समझने वाली बात है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग इस चीज को बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता है इंडिया में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नहीं, इंडिया में भी असेंबलिंग हो रही है, इधर उधर से पार्ट्स आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में शायद चाइना एक वाहिद मुल्क हो जो ये क्लेम कर सके कि यार हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज मेड इन चाइना। वो भी कोई 40-50 कंपनियां जो कि पार्ट सप्लाई करती हैं और उनको आप एक जगह पे लाके असेंबल कर रहे होते हैं। बट इंडिया, ये सारे ममालिक, थाईलैंड एंड ऑल, what do? They import components from all around the world और अपने मुल्क में उसको वो असेंबल कर रहे होते हैं, जिसको आप जानते हैं लोकलाइज करने के लिए एक लोकलाइजेशन पॉलिसी की भी बात की जाती है कि यार ये पुर्जे पाकिस्तान में बनाना शुरू करो ताकि हमारी वेंडर इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो हो। तो अभी जो BYD का प्लान हमारे सामने आया है, BYD ज़ाहिर इज पार्टनरिंग विद मेगा मोटर्स के पीछे जो है वो हबको है, और उनका जो फिलहाल तो वो CBUs कहा जाता है, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे जो वो बिक रहे होंगे। बट वो 2025 तक पाकिस्तान में एक प्लांट सेटअप करने की बात करते हैं। सो इट्स अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, यानी बिल्कुल स्क्रैच से उनको स्टार्ट करने का उनका इरादा है। मतलब असेंबलिंग नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पे? देखिए, होगी तो असेंबलिंग ही। बैटरी तो आपको लानी चाइना से ही पड़ेगी बिकॉज चाइना जो है ना वो बैटरी टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, और ये सब मुंह देखते रह गए अमेरिकन। ये देखे ना, इस वक्त BYD चाइनीज गाड़ियों पे बड़े ड्यूटीज लगा रहा है, यूरोप भी लगा रहा है। कल कनाडा ने ऐलान किया है कि जी वो चाइनीज गाड़ियों पे ड्यूटी लगा रहा है। अमेरिकन उससे पहले कर चुके हैं ये काम। क्यों? बिकॉज चाइनीज इलेक्ट्रिक में बहुत आगे कम्पीट नहीं कर पा रहे, लाना तो आपको पार्ट्स वहीं से ही पड़ेंगे कि असेंबली यहाँ पर हो रही होगी। 2025
अगला साल है, बहुत स्टीप टाइमलाइन ये रख रहे हैं, या तो कोई सीक्रेसी में काम हो रहा है देखें, बट ये भी याद रहे आपको इज अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, व्हाटएवर दे डू उनको इसका मार्केट को बताना पड़ेगा, इसी खामोशी से तो काम नहीं कर सकते वो। मुझे ये बहुत स्टीप सी डेडलाइन लग रही है। उनका प्लान जो है वो पाकिस्तान में एक प्लांट सेटअप करना है और यहाँ पे असेंबली करनी है BYD की। इससे मैं एक खबर के साथ और लिंक करना चाहता हूं आपको। BYD का पिछले साल तक इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान था। वहां पे एक मेगा मोटर्स मेरे ख्याल से कंपनी, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं उसका, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर उनको करना था। दे हैड टू सेट अप अ प्लांट समवेयर इन चेन्नई और समवेयर आई डोंट नो, या गुजरात महाराष्ट्र में कहीं पे वो कर रहे थे। इंडिया में ज्यादातर गाड़ियां मैन्युफैक्चर जो है वो तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह के आसपास हो रही होती, कोई प्लांट लगाना था, बट दे पुल्ड आउट ऑफ दैट थिंग बिकॉज वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ BYD इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, दे सेड वी आर नॉट डूइंग इट। ये पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि जो $1 बिलियन उन्होंने वहां ईयर मार्क किया था, यार व्हाई डोंट यू सेट अप द प्लांट, बिकॉज गाड़ियों की इंडिया और पाकिस्तानी कॉन्फ़िगरेशन गाड़ियों की सेम होती है। अभी हमारे यहाँ जो चंगान मोटर्स ने भी अपनी जो ओशान है X7 वो जो एक्सपोर्ट की थी केनिया उन्होंने भेजी थी, जिसपे बड़ा उन्होंने मीडिया पे भी उन्होंने कैंपेन वगैरह चलाई थी, वो चाइना से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज इनको राइट हैंड वाली ड्राइव की गाड़ियां जो है वो चाहिए होती हैं। सो हो सकता है BYD मे बी थिंकिंग कि यार पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करके इनको एक्सपोर्ट किया जा सके, बट जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है जरा यूटिलिटी प्राइसेस एंड ऑल, इसकी जरा कंपेटिटिव इशूज हैं। हो सकता है ये अपना कैप्टिव प्लांट लगा के उसके थ्रू ये चीजें कर लें, बट इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आजकल की डिप्रेसिंग माहौल में दिस इज अ गुड न्यूज। हाउएवर जस्ट टू रैप अप दिस थिंग, हमारे सामने दो मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ग्रोथ के हवाले से। एक चाइनीज मॉडल है, चाइनीज मॉडल ये है कि गाड़ियों पे फोकस करो, गाड़ियां बनाओ गाड़ियां बनाओ। एक इंडियन मॉडल है। व्हाट इंडियन मॉडल डज, इंडिया में भी इस वक्त एक बूम आया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज का, लेकिन अभी मैं रिसेंटली नंबर ये देख रहा था ऑलमोस्ट 95% इंडिया में जो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मोटरसाइकिल्स हैं या रिक्शाज हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां पे भी सिर्फ 5% है, बिकॉज उनको ये अंदाजा हुआ कि हमें क्रिटिकल मास पे पहुंचना है। क्रिटिकल मास फॉर द चार्जर, देखिए कोई पेट्रोल पंप वाली तो कहानी नहीं है, आपको चार्जिंग के लिए क्या करना है, आपको जगह जगह ये चार्जिंग पॉइंट्स बनाने हैं, आपको स्टेशन लगाने हैं, चार्जिंग स्लॉट लगाने हैं हर जगह, उसके लिए क्रिटिकल मास आपको रीच करना है। तो इंडिया में जो इस वक्त ग्रोथ आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में आ रही है। बल्कि अभी उनके एक बहुत बड़ा IPO हुआ है अगस्त के महीने में, ओला इलेक्ट्रिक, जो ओला एक टैक्सी कंपनी थी वहां पे, दे हैव गॉन बिग ऑन इन EVs। कुछ सालों पहले उन्होंने अपनी EV बाइक्स लॉन्च की थी, नाउ दे हैव गॉन इनटू द IPO, और बड़ा जबरदस्त उनका IPO गया है। शेयर प्राइस वेंट अप 75% इन 2 वीक्स और समथिंग। तो जो उस IPO में घुसा उसके तो मजे आ गए काफी। इवन दो ओला के अपने फाइनेंशियल्स काफी इस वक्त स्टार्टअप, अभी एज ऐसी है उसकी, हो सकता है लॉन्ग टर्म में बड़ी कामयाब रहे, बट इंडिया में गेम 2 और 3 व्हीलर की, एंड आई थिंक दैट इज अ मोर सुटेबल मॉडल फॉर पाकिस्तान कंपेयर टू कि हम ये महंगी महंगी गाड़ियां जो है लॉन्च करें। और क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा कंज्यूम हम करते हैं फ्यूल की, वो इन्हीं बाइक्स पे और 3 व्हीलर्स। भाई यही तो इकोनॉमी ड्राइव करने वाले लोग यही तो हैं। देखिए जी, साजगार की एग्जांपल देते हैं ना, अब साजगार रक्शे बनाता था, इंजीनियरिंग ये सब था, लेकिन जो असल इनकी ग्रोथ आई है वो जब से ग्रेट वॉल मोटर के साथ इनकी पार्टनरशिप, जो हैवल ये गाड़ियां लेकर आई हैं। अच्छा, मैं भी समझता था कि हैवल ज्यादा बिकती नहीं है अंटिल आई वेंट टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, बिकॉज मुझे वहाँ बहुत हैवल नजर आई। मैंने कहा यार कोई वहाँ की बड़ी, इस वक्त मुझे लग रहा है स्पोर्टेज की मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है हैवल ने, जबकि वो उससे काफी एक्सपेंसिव गाड़ी है। बट उफ, द नंबर ऑफ हैवल्स दैट आई सी इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, कराची में तो पता नहीं, हम जरा थोड़ा हमें कम है शोबाजी, तो हमने यहाँ पे इतनी शायद दी नहीं है लोगों ने। सो यही पॉइंट आता है यार कि आप what is the market that you are going to target? पाकिस्तान में अगर हमें क्रिटिकल मास पे पहुंचना है तो यार मेरे और आपके जैसे मैं अपने घर के कामों के लिए, अब मुझे रोटी लेने जाना है, जो हमारे जिनके नौकर नहीं है, हम खुद रोटी, डबल रोटी, मिडिल क्लास मर्द जो लेने जाता है, व्हाट इफ मैं अपनी गाड़ी निकालने के बजाय, उस पर पेट्रोल खर्च करने के बजाय, मैं अपनी EV बनाऊं, हेलमेट पहना ऑन की, और मैं जाके, बहुत से लोग नमाज पढ़ने के लिए बाइक्स पर जा रहे होते हैं, पेट्रोल खर्च, EV बाइक लें और जाएं, घर में जाके उन्होंने स्लॉट पे लगा दिया, या बैटरी, अब तो आपको पता ना EV बाइक की बैटरी ले आके आप घर में चार्ज कर लें। तो मुझे ये लगता है कि यूज केस पाकिस्तान में जो है वो ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का है। रक्शे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कर दें, बाइक कर दें। वही मैंने आपको बताया ना कि अंडे डबल रोटी लेने जाने के लिए मैं क्यों अपनी गाड़ी लेकर जाऊं यार, पैदल कौन चल के जाए, बेकरी वाला बहुत दूर है। ई बाइक निकाली आपने, बाद में
बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी उठा के घर ले गया, उसको चार्जिंग पे लगा दिया, सुबह तैयार है, लेट्स डू इट। इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अच्छा, इसमें मैं बता चलूं कि जापानी बाइक मेकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इलेक्ट्रिक बाइक आर एक्सपेंसिव। आप इस वक्त एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाएं, मैंने बीच में प्राइसेस वगैरह चेक की थी, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे की पड़ रही हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इज द कॉस्ट ऑफ द बैटरी। बैटरी बड़ी महंगी है। इसमें जो गुड न्यूज है वो ये है दैट द बैटरी प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव कोलैप्स्ड, लिटरली दे हैव कोलैप्स्ड। जहां पे हम सोलर की प्राइसेस कहते हैं ना कोलैप्स कर गई है, बैटरी प्राइसेस भी जो है वो इस वक्त गिर गई हैं, बिकॉज चाइना में डिमांड वगैरह कम हुई है, रॉ मटेरियल। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। पहले आप लिथियम माइन पे थे, अब चाइनीज जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने चेंज कर दी है। काफी और जगह और टेक्नोलॉजी भी वो लेकर आए हैं, सो द डिमांड हैज गॉन डाउन, सो द प्राइसेस आर डाउन एंड ऑल। मेरा ये ख्याल है कि यार गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज, पंजाब गवर्नमेंट से आप ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ कर सकते हैं, बट वो जो खवातीन को इलेक्ट्रिक बाइक देने वाली जो एक उनकी स्कीम थी, इस तरह की चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। अच्छा दिल भाई, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, अब दोबारा स्टॉक मार्केट पे आते हैं इसी इसको लेते हुए। मुझे ये बताएं कि मार्केट में साजगार के साथ क्या हुआ है? उसका शेयर हमने देखा कि 2 साल पहले तक 50 रुपए के आसपास था और अब वो 1200 रुपए के आसपास है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें कि ये सुनने में आया था कि उसका एग्रीमेंट हुआ, एक तो आपने बताया, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हुआ था। यही खबर हमें हपको में भी सुनने को मिली। राइट। हपको जो है वो बेचारा वो जितने पे हमने लिया था उसी के आसपास घूम रहा है। तो ये साजगार के साथ ऐसी क्या कहानी हुई? यार मेरा ये ख्याल है कि साजगार, देखिए बाय द वे रिजल्ट भी कुछ खास नहीं है साजगार का। रिजल्ट भी कुछ नहीं है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे अगेन विद हबको तो फिर कोई मुकाबला। ये देखिए कुछ चीजें ऐसी मार्केट की होती हैं जो कि वाकई आपको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। लाइक आप साजगार का इस वक्त प्राइस अर्निंग रेशो निकाल के देखें, बड़ी सिंपल सी बात होती है, वो एक अलग ही कहीं दुनिया में बसा हुआ है कंपेयर टू आवर मार्केट। आप हबको का प्राइस अर्निंग रेशो, मेरे लिए पी रेशो, बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट मेरे लिए पी रेशो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक होता है। एंड इन द लॉन्ग रन मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो आपको कोई डायरेक्शन दिखा देता है किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में। अब साजगार के साथ क्या हुआ? आई थिंक साजगार बिकेम द स्वीट हार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसके पीछे एक बिकॉज साजगार हैज बिन इन द बिजनेस। ग्रेट वॉल मोटर तो अभी 2-3 साल पहले, साजगार तो बहुत पहले से रक्षे बना रहे हैं और बाकी चीजों पे काम कर रहा होता है। आई थिंक लोग दे आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो कि पिछले 5 साल से 8 साल से लॉस बना रही हो या कुछ कर रही हो। शायद मार्केट को ये लगा कि इट्स अ बेटर मैनेज कंपनी एज वेल, बट मेरा ये ख्याल है, मेरे पास ऑनेस्टली इसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है और मेरा ख्याल है हर कोई का अपना एक तज्जिया होगा इसके ऊपर, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन साजगार में एक भेड़चाल भी चल गई, एक हर्ड मेंटालिटी वाला एलिमेंट भी आ गया। आई मीन आप साजगार की बात करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट गंधारा ऑटोमोबाइल्स? गंधारा ने कौन सा तीर मार लिया भाई? छोटा गंधारा, जिसे गंधारा निसान कहा जाता था एक जमाने में, अब तो उनकी निसान के साथ पार्टनरशिप भी नहीं है ऑल। वो उन्होंने क्या तीर मार लिया यार? आई मीन जस्ट चेक आउट देयर नंबर्स। 40 रुपए से 350, 350 रुपए, लाइक वो भी तो 10 गुना तकरीबन ऑलमोस्ट बड़ा है वो शेयर ना, 9 गुना 10 गुना बड़ा है। सेम ग्रोथ में भी शायद साजगार की उससे ज्यादा हुई है। ये ऑटोमोबाइल शेयर्स इन दोनों ने जो है ना वाकई थोड़ा सा यू कांट रियली एक्सप्लेन द रीजन व्हाई दिस हैज हैपेंड, बट वो एक कहते हैं ना, एक वेंट विद द फ्लो, एवरीबडी वाज बाइंग दीज शेयर्स और ये ऊपर चला गया। अगर मुझसे कोई पूछे तो शायद ऐसा हबको, लेकिन हबको नेचुरली एक मैच्योर शेयर है और उनका जो कोर बिजनेस है, ये याद रखना है आपको, उनका कोर बिजनेस इज नॉट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उनका कोर बिजनेस इज पावर प्रोडक्शन, जिसमें दे हैव बीन द बिगेस्ट इन पाकिस्तान प्राइवेट में। शायद मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है, लोगों ने अभी तक हबको को एज अ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं देखा। BYD के प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान में अभी कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है हमारे पास। ये तो हमें बाद में जाके पता चला कि वो गाड़ियों की लॉन्च का इवेंट नहीं था, वो तो बस BYD का अराइवल पाकिस्तान में। अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट इट्स अ PR इवेंट रादर देन अ लॉन्च इवेंट। वेयर आर द शोरूम्स? कहाँ है भाई शोरूम? अगर खुल गया तो भाई अब तो 2 हफ्ते हो गए, शोरूम कोई नजर आए, कुछ इवेंचुअली आएंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि मेगा मोटर्स को अपने आप को या हबको को अपने आप को एज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पोजीशन करने में अभी टाइम लगेगा। साजगार शायद इसमें कामयाब हो गया था। तो आपको क्या लगता है सट्टा हुआ इनमें? सट्टा तो क्यों नहीं हुआ होगा भाई, सट्टा तो क्यों नहीं, ज़ाहिर है हुआ है। और लेकिन सट्टे का एक जो हमारा क्राइटेरिया, मगर दिल भाई जब सट्टा होता है तो फिर एक मखसूस उस पर प्राइस जाने के बाद वापस भी तो आती है, ये रुक गई है वहां पे, ये रुक गई है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक शायद सट्टा
शायद ऊपर लेकर गया उसको, लेकिन हो सकता है कि सम सीरियस इन्वेस्टर्स आर देयर हु आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी, जो ये कह रहे हैं कि नहीं यार, आई थिंक कुछ बड़े सेठ लोग आ गए हैं जो कि गालिबन इस शेयर को उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपने देखा कि बीच में अभी ये 1000 के करीब फिर दोबारा आया था साजगार, लेकिन उसके बाद आज भी मेरे ख्याल से शायद 1100 वगैरह कुछ रुपए कर रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी एक शायद प्राइस अब सेट होती हुई नजर आ रही है। सोचें अगली बार बोनस शेयर इशू करके शेयर को फिर 500 रुपए पे ले आए, कुछ भी कर सकते हैं दोबारा से उसको अपना एक लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए। मगर अदिल भाई ये हपको से या इंडस मोटर्स से बड़ी कंपनी तो नहीं है ना उनके? बिल्कुल भी नहीं है। यू कांट एक्सप्लेन, वो मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं फैसल। देखिए ना, अगर इंडस का आप प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लें, आप हपको का पी रेशो निकाल लें, आप जो है वो और कंपेयर करें जरा साजगार के साथ, कोई मुकाबला ही नहीं है। आई थिंक साजगार, मुझे शायद याद पड़ रहा है, कोई 20 और समथिंग या 30 और समथिंग उसका पी रेशो। तो मुंबई स्टॉक मार्केट में जो मिड कैप कंपनियां होती हैं उनके इस तरह के पी रेशोज चल रहे होते हैं जो ये चल रहा है। यू कांट रियली एक्सप्लेन इट, पीपल आर गोइंग विद द फ्लो। I'll be very honest, साजगार is not on my portfolio इसी वजह से। सही। चलें दिल भाई, ये दो जायंट्स की तो बात कर ली, अब मुझे ये बताएं कि आजकल पेनी स्टॉक्स जो हैं वो बड़ी हलचल मचाई हुई है और लोग बड़ी ललचाई हुई नजरों से जो इन्वेस्ट नहीं कर सके देख रहे हैं। कॉसम है, यूसुफ वेविंग है, तो और एक SYM करके कोई शेयर है, ये है सिमेट्री। हाँ, तो ये क्या, इनमें क्या कहानी है? कॉसम में ऐसे क्या कोई खजाना वजाना हाथ लग गया? यार कोई खजाना हाथ नहीं लग गया ऐसे। देखिए हमारे यहाँ कुछ अभी मुझे बीच में तजस्सुस हुआ था, मैं हर मार्केट में देखता था, जैसे कि मेरे जो टैब्स रोजाना सुबह आके खुले हुए होते हैं मेरे अपने लैपटॉप में, उसमें PSX का भी होता है और उसमें जा रहे जो मोस्ट ट्रेडेड कंपनियां, उसमें कॉसम रोजाना नजर आ रहा है। 3 रुपए से 12 रुपए, 3 रुपए से 12 रुपए हुआ। फिर वो सब कॉल दे रहे हैं, बाई की कॉल दे रहे हैं, ये कहते हैं भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल है। और ये हर्ड मेंटालिटी होती है जो कि इन शेयर्स को ऊपर लेके जाती है और फिर इनको नीचे लेकर भी आती है। हमारी मार्केट में हर महीने बाद एक फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर होता है, एक फ्लेवर ऑफ द ईयर होता है। देखिए एक जमाने में टेलीकार्ड, अगर आपको याद हो, पूरी मार्केट टेलीकार्ड के पीछे क्रेजी थी। 6 रुपए से 24 रुपए तक वो गया था। हम भी उस डगर में चल पड़े थे एक जमाने में। वर्ल्ड कॉल बड़ा एक्टिव हुआ करता था एक जमाने में, अगर आपको याद हो। कहाँ से कहाँ वो शेयर पहुंच गया था। इस तरह के बाइको, सिनर्जी। यार देखिए मार्केट में जिन लोगों को शायद इसका इतना अंदाजा ना हो, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है जो कि ट्रेडर होता है, एक होता है जो कि सही मानों में इन्वेस्टर होता है। तो ट्रेडर जो होता है वो आता ही मार्केट में इसलिए कि यार ये मैं शेयर उठाऊं, ये मैंने इतना उठाया, ये मेरी टारगेट प्राइस है, परसों ये पहुंचेगी, आज शाम पहुंचेगी, कल सुबह पहुंचेगी, मैं निकल जाऊंगा। एक आता है इन्वेस्टर कहता है कि यार ये मेरे प्रोविडेंट फंड का पैसा मुझे मिला है, मैं कुछ अच्छी कंपनियों में जाके इन्वेस्ट करूंगा, मैं उनका डिविडेंड खाऊंगा और मैं 10-15 साल ये शेयर अपने पास रखूंगा। दोनों स्ट्रैटेजीज होती हैं, दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि हमारे जैसे जो ऐसे लोग जिनको अपने पैसों का बड़ा एहसास है, उनको बड़ा ख्याल करना चाहिए इस तरह के शेयर्स में घुसते हुए। तो इस वक्त आज से शायद 3 साल पहले हम प्रोग्राम करो तो हम टेलीकार्ड की बात करो, तो आप मुझसे बोलते हैं टेलीकार्ड, मैं आपको ये बोलता है बिजनेस फंडामेंटल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। कोहिनूर स्पिनिंग मिल के आप पिछले 5 महीने के जरा 5 साल के सॉरी आप जरा 4 साल के जरा फाइनेंशियल निकाल के देखें, लॉस बना रहा है। यानी एक होता है ना, चलो यार ब्रेक इवन कर ले, कोई मामूली सा प्रॉफिट कर ले, इट्स अ लॉस मेकिंग एंटिटी, बट लुक एट द शेयर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये कि जिस तरह हमारे जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम हर चीज में साजिश ढूंढते हैं ना, यार कुछ लोग बैठ के जो है ना वो डिसाइड करते हैं दुनिया कैसे चलती है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये कोई 5-6 लोग हैं जो मिलके स्टॉक मार्केट डिसाइड करते हैं, बस ये मार्केट को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेकर जाना है। मुझसे मेरे पास भी लोग अक्सर आते हैं और यही बोलते हैं, आदिल भाई यार हमने तो फलाने भाई ने ये बोला है कि तो 5 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। मैंने कहा देखो 5 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं इस तरह के शेयर के बारे में, इसको उठाना है, इसको गिराना है, ठीक है जी। जब कोई ब्लू चिप कंपनी आ जाती है ना, वो 5-6 लोग बैठ के, उनके पास उतने लिक्विडिटी नहीं होती कि यार आप किसी शेयर को जो है ना इतना उठाएंगे या इतना गिराएंगे। सो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इस वक्त जो कोहिनूर मिल है वो एक फ्लेवर ऑफ द क्वार्टर है, फ्लेवर ऑफ द ईयर है, जो भी आप इसको कहना चाहें। मुझे नहीं लगता हम 1 साल बाद इसकी बात भी कर रहे होंगे, फिर उस वक्त कोई एक नई कंपनी आ चुकी होगी। अब सिमेट्री है, आपको अंदाजा होगा सिमेट्री का IPO हुआ था रिसेंटली, आई रिमेम्बर, बड़े टॉप लाइन सिक्योरिटी वालों ने किया था, 3-4 रुपए पे शायद खुला, ऐसे ही कुछ था। सिमेट्री का कोर बिजनेस क्या है? आई मीन आर यू श्योर अबाउट देयर कोर? दे आर इनटू एडवर्टाइजमेंट, दे आर इनटू टेक में आता है वैसे तो ये, वो टेक में करते हैं अपने आप को, बिकॉज वो डिजिटल वगैरह के ऊपर काम करते हैं ऑल, बिकॉज सिमेट्री यूज्ड टू बी एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो उन्होंने अपने आप को फिर IPO किया, एंड इट्स गुड दैट स्मॉल कंपनीज अपने IPO करके पैसे रेज कर रही हैं।
लेकिन बिजनेस के फंडामेंटल्स पर जाएं। नेचुरली ये फंडामेंटल्स ही आपको बता देते हैं कि यार ये मैं एक एवरेज इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो जो हम इस्तारा सुनते हैं ना कि यार मैं जमीन पे आ गया, मैं सड़क पे आ गया स्टॉक मार्केट में, वो आप ऐसे शेयर्स पे आते हैं जहां पे आपका ब्रोकर या कोई और बंदा आपको ये शेयर दिलवा देता है। आज आपने 12 रुपए का, आज आपको इनूल ले लें, कल को वो 8 रुपए का हो जाएगा, आप अपना बेच के निकल जाएंगे, वहां पे बोलेंगे यार मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, तो गो इन्वेस्ट इन द कंपनीज जो कि स्ट्रांग हैं, जिनके फंडामेंटल्स हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है, जिनकी मैनेजमेंट का आपने नाम सुना हो, लोग जानते हो। सो ये सर फ्लेवर ऑफ द मंथ चल रहा है या फ्लेवर ऑफ द ईयर है। अगले साल हम किसी और की बात कर रहे हो, यकीन जानिए। अच्छा आदिल भाई, स्टॉक मार्केट जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी तो स्टॉक मार्केट अच्छी चलेगी, और इकोनॉमी के ऊपर जो है न्यूज़ बहुत असर डालती हैं। तो अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि आईएमएफ से खबर आई कि उन्होंने 9 अरब डॉलर्स का जो हमारा नया प्रोग्राम है उसको पोस्टपोन किया है। फिर मोडीज़ की आई कि मोडीज़ ने हमारी रेटिंग को जो है वो अपग्रेड किया है। तो इन दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक ज़ाहिर है आईएमएफ वाली तो वैसे बड़ी खतरनाक खबर है। आईएमएफ वाली खबर खतरनाक है, और मेरे ख्याल से हुकूमत ज़ाहिर है इसको, और दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फेस अबाउट इट। वो ये बता रहे हैं कि नहीं जी, यस हो जाएगा, बिकॉज चलें लेट्स टर्न बैक द क्लॉक। हम जाते हैं जब स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जैसे एसएलए का जाता है, वो साइन हुआ था, उसमें ये जुलाई के आगाज की बात है गालिबन, हमें ये बताया गया था, और ये बड़े स्मूथ मुज़ाकरात गए थे, इसलिए स्मूथ गए थे पहले वाला खत्म हुआ था, नया आ रहा था। एग्जैक्टली, वो जो हमारी ट्रांजिशन थी वो बड़ी स्मूथ थी, बिकॉज औरंगजेब साहब ने हर वो काम किया था जो आईएमएफ हमसे चाहता था। स्टाफ लेवल, जिसमें आपको पता है बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा चीखें निकल गई थी सर, चीखें निकल गई थी, हमारे टैक्सेस में जो इजाफा हुआ है, उफ बहुत जुल्म हुआ है भाई। बट बहरहाल अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि आईएमएफ ने जाते जाते हमें कुछ होमवर्क दिया। उन्होंने कहा यार हम स्टाफ लेवल अग्रीमेंट कर रहे हैं, और उस वक्त हमें ये बताया गया था कि अगर आपने अपना होमवर्क टाइम पे कर लिया तो एंड ऑफ अगस्त में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा आईएमएफ का, उसमें पाकिस्तान को हम अप्रूवल दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो जो हमें होमवर्क देके गए थे, हम वो होमवर्क करने में कामयाब नहीं हुए। उस होमवर्क में उन्होंने हम सर्टन लोन्स के रोल ओवर की बात की थी। फिर उन्होंने कहा, रोल ओवर से मुराद ये जो लोग नहीं समझ पा रहे वो ये कि यार अगर इनको अगले साल पे करना था तो आप अपने जो आपको कर्जा देने वाले उनको बोले यार मैं तुम्हें अगले साल नहीं, मैं 2025 में नहीं, मैं 26 या 27 में पे करूंगा। यानी कि वो आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं हम इसको कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, यानी कि चीन का हमने जो कर्जा देना है, सऊदी अरब का देना है, यूएई का देना है, उनसे रोल ओवर करवा लें। ये कहा मोस्टली बायलैटरल लोन्स की जो है, बायलैटरल मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क से जो है वो डील कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, और कहते ये हैं कि हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाती तौर से इन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन कहीं से भी हमें कोई, आज बल्कि शहबाज राना का आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हैज फेल्ड इन द रोल ओवर। भाई ये तो हमारे दोस्त मुल्क हैं, ये हमारे दोस्त मुल्क है, लेकिन यार दोस्त मुल्क भी देखिए, आपका दोस्त आप पे जो सबसे बड़ा एहसान कर सकता है ना, वो आपको अपने पैरों पे खड़ा करवा के कर सकता है। लाइक यार अपने खानदान दोस्त यारों की मिसाल ले लेना। आप अपने एक दोस्त के पास जाके हर थोड़े अरसे बाद कर्जा मांगते रहेंगे, यार मैं फकीर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरी हेल्प कर दें थोड़ी सी एंड ऑल। कुछ अरसे बाद आप उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे बस यार जो मेरा पहले का पैसा है तुम उसी पे मैनेज करो, यार तू कोई काम क्यों नहीं कर लेता यार, हर थोड़े दिनों बाद आके तुम पैसा मांग रहे हो सकता है गैरत जाग जाए, कुछ हो जाए, वो कोई अपना एक फ्रेंच फ्राइज का जो है ना वो निकाल के, एक आजकल तो मशीन भी नहीं चाहिए होती है, वो प्रेशर कुकर में फ्रेंच फ्राइज बन रहे होते हैं, वो कोई लगा दे, थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करना शुरू कर दे। हमारा इस वक्त शायद औकात ऐसी हो गई है। अभी बीच में अच्छा हमें रोल ओवर भी करना था, हमें कुछ फंडिंग का गैप, फिर भी गालिबन कोई 4 अरब डॉलर का फंडिंग का गैप आ रहा था, हमें वो फ्रेश कर्जे भी लेकर आने थे, हमें उसमें भी कामयाबी नहीं हुई है। अभी बीच में कुछ तस्वीर आई और पता ये चला जी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे जितने सीनियर्स हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, सब बैठे हुए हैं, और सामने दुबई इस्लामिक बैंक दुबई के सीईओ अदनान चिलवन बैठे हुए हैं, वो एक जूम कॉल उनके साथ चल रही है। खबर ये आई कि जी इनके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बातें हुई, और पता ये चला कि इससे पहले मशरिक बैंक के सीईओ के साथ भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हो चुकी है। ये कमर्शियल लोन्स के लिए, ये कमर्शियल लोन्स के लिए। देखिए समझने वाली बात है कि ये बायलैटरल लोन या आईएमएफ के लोन्स जो होते हैं ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं। कमर्शियल लोन्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज एक तो ये कि उसमें जो बेंचमार्क लाइबोर वगैरह इस्तेमाल, जो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बैंक पाकिस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है उसको भी बहुत ऊपर करके बेचेंगे। सो ये बड़े एक्सपेंसिव लोन्स हैं जिनको हम लेने जा रहे हैं, एंड ये सिर्फ आप डेस्परेशन में करते हैं ये काम। जब आप अब सारे जब रास्ते बंद हो गए तो आप एक
क्रेडिट कार्ड बनवाने आप पहुंच गए हैं कि यार बैंक के पास के खुदा के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड बना के दे, मुझे कोई रनिंग फाइनेंस दे दो कि मैं अपने वाले कर्जे जो हैं वो तो जो मैंने फैसल से पैसा लिया हुआ है वो तो मैं उसको वापस कर सकूं। ठीक है जी। अब ये इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर श्योर, ये परेशान कुन खबर है। अब ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि शायद सितंबर के एजेंडा में भी पाकिस्तान नहीं होने वाला। ये आई थिंक जो हमें एक डूम्सडे सिनेरियो बनाया जाता था, जो हम पिछले साल 1.5 साल से सुन रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो अब हमें मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस गवर्नमेंट को कुछ बहुत ही अब ड्रास्टिक काम करना पड़ेगा इन पैसों को रेस करने के लिए। वन ये हो गया, जिसमें अभी हम रेकोडेक वगैरह की भी बात सुन रहे हैं कि शायद आउट ऑफ डेस्परेशन हमें अपने वो कहते हैं ना अब घर के बर्तन बेचने की जो है ना अब नौबत आ गई है। मूडीज वाली खबर इज अ गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए, और एक दर्जे पाकिस्तान की बेहतरी हुई है। गालिबन CAA2 पे हम आ गए हैं फ्रॉम CAA3। उन्होंने हमारे आउटलुक को भी पॉजिटिव करार दिया है। लेकिन प्लीज ये बात समझने के लिए है कि ये मूडीज ने जो पाकिस्तान की रेटिंग की है ये कल की परफॉर्मेंस पे नहीं की है, ये 3-4 महीने पुरानी, 3-4 महीने पहले। ये गालिबन हो सकता है, चले मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ, IMF के सर्विस लेवल जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट के बाद की उन्होंने जो है सिचुएशन बताई है। एंड आप ये देखिए कि आपकी मार्केट में जो आखिरी स्पाइक आया है वो उसी वक्त आया था कि यार चलो बिकॉज सी स्टाफ लेवल अग्रीमेंट वो कहते हैं ना हाथी निकल गया बस दुम रह गया, या वो दुम जो होती है वो आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प करते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड तक पाकिस्तान की उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर ही नहीं जा रहे हैं वो। ठीक है, वरना एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठ के उनको ये डिस्कस नहीं करना कि जी क्या हुआ, कितना पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। वो जो नेथन पोर्टर वगैरह और जो उनकी टीम है यहाँ पे, ये उनका काम है करने का। सो मूडीज इज अ गुड न्यूज, बट मूडीज की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें वो देखने में तो आज शहबाज शरीफ साहब का बयान आया जी, कैश करवा रहे हैं सब। उन्होंने मूडीज की रिपोर्ट में जो आगे के उन्होंने सिनेरियो बताया है वो काफी परेशान कौन है। वो ये पाकिस्तान की फंडिंग रिक्वायरमेंट मीट होना, IMF का प्रोग्राम टाइम पे लेकर आना, ये सारी चीजें उन्होंने उसका जो है ना वो जिक्र किया। बिकॉज मूडीज की अपनी रेपुटेशन भी तो ऑनलाइन होती है कि यार ये कोई गलत रिपोर्ट बना के किसी मुल्क के बारे में भेज दी। तो यस इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खुश होने की भी बात नहीं है। बिकॉज मूडीज की रिपोर्ट अब से कोई 2-1.5 महीने पहले की सिचुएशन बता रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने के जो सेकेंड हाफ से, स्पेशली जब से IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एजेंडा सामने आया और उसमें पाकिस्तान का ना होना है, सिनेरियो कुछ बदला है। तो अदिल भाई मार्केट कैसा असर लेगी इसके ऊपर? मार्केट में मूडीज की खबर आई चली गई, को खास नजर रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आया उसका। मार्केट इतना कोई अच्छा रिस्पांस इस पे आपको मार्केट में एक देखिए मार्केट में कंफ्यूजन है। मार्केट इज लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन राइट नाउ, अगर आप स्टॉक मार्केट का देख रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई वो 82,000 से कम होकर यहाँ पर आई है, और उसकी वजह यही है कि यार मार्केट को इस वक्त लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पॉलिटिकल फ्रंट पे एक अजीब कंफ्यूजन चल रहा है, गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट चली जाएगी, चीफ जस्टिस के मामलात क्या होने वाले हैं उस पे अजीब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। मियाँ साहब क्या फिर वापस जा रहे हैं, अकेले जाएंगे जहाज में या खानदान लेके जाएंगे। ये सारी बातें इस वक्त जो है ना मार्केट को कंफ्यूज कर रही हैं। बिकॉज ये स्टॉक मार्केट लव्स स्टेबिलिटी। जैसे भी हुकूमत हो, जो भी हो, अगर स्टेबिलिटी होगी मार्केट ऊपर जाएगी। अदिल भाई लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि अभी एक और खबर गर्म है कि हमारे नोट्स जो करेंसी नोट हैं वो सारे के सारे चेंज होने जा रहे हैं। अच्छा पहले तो ये सुनने में आता था कि एक आध कोई नोट होता था वो चेंज होता था, अभी कह रहे हैं कि पूरी डिमोनेटाइजेशन होगी। तो ये क्या पॉसिबल है? अच्छा मैं फैसल, ये कॉस्टली नहीं होगा बहुत? देखिए बहुत कॉस्टली होगा बिल्कुल, तो ये पॉइंट तो आपका स्पॉट ऑन है। लेकिन मैं इसको डिमोनेटाइजेशन कहना परहेज करूंगा। ये डिमोनेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इंडिया ने, मोदी साहब ने डिमोनेटाइजेशन अब से कोई 7-8 साल पहले की थी, और उसने इंडियन इकोनॉमी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि उनकी जो ट्रीटमेंट थी वो शॉक एंड ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है ना, कि जी आज रात से ये पैसे या 2 दिन बाद पता नहीं क्या था। अच्छा आप इसको डिमोनेटाइजेशन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि उन्होंने कुछ नोट बंद भी किए थे, इसलिए कुछ नोट बंद किए थे। हमारे कोई नोट बंद नहीं होने वाले, कुछ नहीं होने चाह रहे। देखिए हर एक सर्टेन टाइम के बाद नोट्स के डिजाइन भी चेंज होते हैं। उसकी एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जी जाली नोट इन सर्कुलेशन आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए ये सिलसिला होता है। प्लस कुछ ब्लैक मनी वाला हमारे यहाँ कोई इतने कहानी है नहीं। जैसे हमारे यहाँ आपके शो में बड़े रेगुलर अम्मार हबीब साहब आते हैं। अम्मार हबीब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ 5,000 का नोट ख़त्म कर दो। वो कहते हैं ख़त्म कर दो 5,000 का नोट। अच्छा मैं ऑनेस्टली
आउट ऑफ प्योर इनकन्वीनियंस। यार आज 5,000 रुपए आप निकालते हैं एटीएम से, वो कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चल रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि 10,000 का नोट होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ये सारी ब्लैक मनी 5,000 के नोट में जो है ना वो रखी हुई है। सो डीमोनेटाइजेशन ये होगी, मैं क्यों इसको डीमोनेटाइजेशन ये होगी कि भाई अब से 5,000 का नोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके पास, जिसके पास 5,000 का नोट है वो जाके अपने बैंक अकाउंट में या कहीं पे भी जमा करा दे, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दे और उसकी जगह 1,000 के नोट ले ले। तो वो इतनी सारी गड्डियां आप लेकर जा रहे होंगे, वो आप फिर ब्रीफकेस में कैरी करने के बजाय आपको बोरी में कैरी करने पड़ेंगे। ये कहानी हो जाएगी। दिस इज नॉट डीमोनेटाइजेशन। स्टेट बैंक जो अभी सुनने में आई है बात, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है गवर्नमेंट को, वो ये है कि जी अब पाकिस्तान का, हमारे रुपये की क्वालिटी बड़ी खराब है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा रुपया गिरता बहुत है, हमारा रुपया वैसे भी अगर आप ऑन पेपर जो है वो बड़ा शायद लो क्वालिटी है, बड़ी जल्दी बोसीदा हो जाता है, रोड सॉइल्ड हो जाता है हमारा नोट। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुनने में आ रहा है कि आपको जो ऐसा मटेरियल लाने की कोशिश कर रहा है विच हैज अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक इन दैट, और उससे क्या होगा कि रुपए की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, रुपये को चेंज करना एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है और हर कुछ सालों बाद रुपयों को ले जाके उनको डिस्कार्ड करना और नए नोट जो है वो स्टेट बैंक के प्रिंट करना, ये एक महंगी एक्सरसाइज है। तो व्हाट दे आर डूइंग कि वो एक वन टाइम में एक महंगी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो ये होप करेंगे कि आने वाले सालों तक ये पैसा ड्यूरेबल रहेगा और हमें वो जो एक्सरसाइज हम 2 साल बाद कर रहे थे हमें अब 4 साल बाद करनी पड़ेगी। सो आई डोंट लुक एट इट एज अ डीमोनेटाइजेशन पर से कि जी कोई मखसूस नोट खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान में और जाके जी ये नोट तो अब सिक्का राइजुल वक्त रहेगा ही नहीं तो जाके इसको चेंज, वो ये आपको बोलेंगे कि जी ये डिजाइन वाले जो नोट्स हैं वो अब से आपके पास 6 months हैं, 8 months हैं और मे बी अ ईयर, 1,000 का नोट विल बी रिप्लेस बाय दिस नोट। तो 31 दिसंबर 2025 के बाद ये जो पुराना डिजाइन वाला नोट है ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, उसकी जगह आप ये वाला नोट करवा लीजिए। सो हमारे यहाँ कुछ जरा सनसनी ज्यादा फैलाई जा रही है इसमें, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा इशू है ये। तो आदिल भाई ये तारीख में पहली बार हो रहा है मेरा ख्याल कि सबके सब चेंज होंगे, मतलब पहले तो हमने देखा है कि 100 का हो गया फिर 50 का हो गया। ये आई थिंक हाँ मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की चीज है कि क्योंकि इट्स अ मेजर प्लान ना, आप अपने रुपए की जो साख्त है उसको तब्दील कर रहे हैं तो उनके लिए इट वुड मेक सेंस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो कॉन्सेप्ट है कि वो जिस मटेरियल पे अब ये नोट छप के आ रहा होगा वो बड़ी तादाद में परचेस करेंगे तो दे विल बी गेटिंग सम डिस्काउंट ऑन द बल्क। मुझे इसके मैकेनिक्स ऑलरेडी नहीं पता, मे बी आई कैन गेट इन टच विद स्टेट बैंक एंड गेट मोर डिटेल्स, बट या आई थिंक ये जिस स्केल पे ये काम बज़ाहिर होता हुआ नजर आ रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। सही, और इसके लिए मेरा ख्याल है काफी टाइम चाहिए क्योंकि जाहिर से 8 ट्रिलियन कहते हैं कि कैश इन हैंड है हमारे पास काफी ज्यादा, और लेट्स जस्ट होप कि शायद इसकी वजह से थोड़ी सी जो कैश इन सर्कुलेशन है उसमें कमी भी हो, थोड़ा बहुत इसका एक बेनिफिट या एडवांटेज मिल जाए। लेकिन यस इट इज अ टीडियस, ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये। मगर दिल भाई जिन्होंने अपने पास करप्शन का पैसा नोटों में रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 के नोट में रखा हुआ है, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा ये क्या करेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बिल्कुल पाकिस्तान में जहां बहुत से दरवाजे बंद होते हैं कोई ना कोई दरवाजे खुल जाते हैं, तो उनके पास लेट्स से करप्शन के 5 करोड़ रुपए पड़े हुए, छोटे लेवल का करप्ट आदमी 5 करोड़ रुपए रखता होगा अपने पास, उसके बाद 5 करोड़ पड़े हैं, तो वो फिर जो बंदा उसको चेंज करा के लाएगा कहीं ना कहीं अंदर कोई खांचा बनेगा, यार 10 लाख तू रख ले बाकी मुझे 5 करोड़ 90 के तो तुम 4 करोड़ 90 के तो मुझे नोट्स लाके तुम दे दो नए वाले। सो आई एम श्योर पाकिस्तान नया काम शुरू हो जाएगा। और सर कोई ना कोई ये भी एक बिजनेस लाइन शुरू हो जाएगी, देखिएगा कितने इंटेलिजेंट है सर पाकिस्तानी इस मामले में हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है, आप मुझे बताइए यार। बिल्कुल सही कह, चलें आदिल भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।